हेलो 12th क्लास। तो जो हम बायोलॉजी में चैप्टर पढ़े थे वो कौन सा पढ़े थे? आपका बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर हम इसमें डिस्कस करे थे। और पिछले लेक्चर में हमने जो डिस्कस किया था वो बेसिकली किया था आपका किस पे? PBr322 जो आपका प्लाज्मिड है इस पे हमने बात की थी। ठीक है, ये क्या है? एक प्लाज्मिड है PBr322। और किसका, किस बैक्टीरिया का प्लाज्मिड है ये है आपका ई कोलाई बैक्टीरिया का। क्या है ये? आपका एक प्लाज्मिड है। ठीक है, और हमने इसमें काफी कुछ डिस्कशन भी किया था और कुछ चीजें आपको रिकॉल भी करनी होंगी इसमें। जैसे कि मैंने बोला था कि भाई कि इस प्लाज्मिड में एक जो आइडियल प्लाज्मिड होता है उसमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए। एक तो उसमें ओरी पॉइंट होना चाहिए, यानी कि ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन पॉइंट होना चाहिए। तो हमारा ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन पॉइंट ये है। ठीक है, फिर हमने बोला था कि इसमें क्या होना चाहिए? सिलेक्टेबल मार्कर्स होने चाहिए। ठीक है, कुछ इसमें क्या होने चाहिए? सिलेक्टेबल मार्कर्स होने चाहिए। अब ये सिलेक्टेबल मार्कर्स कौन कौन से हैं? तो मैंने बोला था ये एम्पिसिलिन जो रेजिस्टेंस जीन इसके पास मौजूद है, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन इसके पास मौजूद है, ये क्या है? आपके सिलेक्टेबल मार्कर्स हैं। ठीक है, तीसरा मैंने बोला था कि इसमें क्या रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, रेस्ट्रिक्शन साइट्स होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सारे क्या है? आपके रेस्ट्रिक्शन साइट्स है। ठीक है, ये सारे के सारे क्या है? ये आपके रेस्ट्रिक्शन साइट्स है। और ये यहाँ पे क्या है? ये यहाँ पे एक डीएनए का सीक्वेंस है कि यहाँ पे कितनी कॉपी इसकी बनेगी, ये प्लाज्मिड कितनी कॉपी बनाएगा, इसकी इंफॉर्मेशन क्या होती है? इस रो पॉइंट पे होती है। ठीक है, अब ये रेस्ट्रिक्शन साइट्स क्या होती हैं? ये सारे के सारे रेस्ट्रिक्शन साइट्स अलग अलग रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए क्या होती है? यहाँ पे कट लगा सकता है। जैसे हम इको R1 को अगर यूज करेंगे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को, तो यहाँ पे इस वाले पॉइंट पे क्या मारेगा? कट लगा देगा। ठीक है ना? अगर हम बाम H1 को करेंगे तो इस वाले पॉइंट पे क्या मार देगा? वो कट मार देगा। ठीक है, तो ऑलमोस्ट इतनी सारी चीजें हमने इसमें डिस्कस करी थी। आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा बेसिकली किस पे? सिलेक्टेबल मार्कर पे। ठीक है, कि सिलेक्टेबल मार्कर्स होते क्या हैं और जो सिलेक्टेबल मार्कर्स हमारा किस काम ये आते हैं। ठीक है ना? तो बात करते हैं किस पे? सिलेक्टेबल मार्कर्स पे। तो सिलेक्टेबल मार्कर्स क्या काम करते हैं? तो बेसिकली सिलेक्टेबल मार्कर्स सबसे पहले तो क्या करते हैं बेटा? ट्रांसफॉर्म और नॉन ट्रांसफॉर्म में क्या करते हैं? डिफरेंस पैदा करते हैं। देखो, ट्रांसफॉर्म का मतलब क्या हुआ? ट्रांसफॉर्म वो प्लाज्मिड है कि जिस प्लाज्मिड पे हमने अपना फॉरेन डीएनए जोड़ दिया। ये आपका क्या है? ये फॉरेन डीएनए है। ठीक है ना? ये फॉरेन डीएनए है, तो ये नॉर्मल प्लाज्मिड है। इस नॉर्मल प्लाज्मिड पे हमने फॉरेन डीएनए जोड़ दिया, तो ये क्या हो गया? आपका ट्रांसफॉर्म हो गया। ठीक है ना? ये ट्रांसफॉर्म हो चुका है, या सीधे सीधे बोल दो ये क्या हो चुका है? रिकॉम्बिनेंट हो चुका है। ठीक है ना? और ऐसा प्लाज्मिड जिसपे फॉरेन डीएनए नहीं लगा, ठीक है, वो क्या है? आपका नॉन ट्रांसफॉर्म है। ठीक है ना? अब कैसे पता लगेगा हमको? तो ध्यान से सुनो इस बात को। देखो, पता ऐसा लगेगा कि जो सिलेक्टेबल मार्कर्स है इनकी हेल्प से हमको ये पता लग जाता है कि भाई कि हमारा जो प्लाज्मिड है ये रिकॉम्बिनेंट हो चुका है या ट्रांसफॉर्म हो चुका है, और हमारा जो पर्टिकुलर हमारा प्लाज्मिड है ये रिकॉम्बिनेंट नहीं हो चुका है या ट्रांसफॉर्म नहीं हुआ है, ये नॉन ट्रांसफॉर्म ही है अभी। ठीक है, कैसे पता लगा? देखो, अब आपको ये पता है कि ये रेस्ट्रिक्शन साइट्स है, ये भी रेस्ट्रिक्शन साइट्स है, ये भी रेस्ट्रिक्शन साइट्स हैं, ये सारी की सारी क्या है? रेस्ट्रिक्शन साइट्स है। ठीक है ना? लेकिन इस PBr322 में हम एक विशेषता रेस्ट्रिक्शन साइट्स पे क्या लगाते हैं? कट मारते हैं, वो है आपका बाम H1। ठीक है ना? यहाँ पे हम इको R1 का यूज भी नहीं करते हैं, यहाँ पे हम CLA का यूज भी नहीं करते हैं, हिंद थर्ड का यूज भी नहीं करते हैं, तो इसका साल का भी यूज नहीं करते हैं, PST फर्स्ट का भी यूज नहीं करते हैं, और PUV का भी यूज नहीं करते हैं। हम PBr322 में ज्यादातर केसेस में हम बाम H1 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का यूज करते हैं। क्यों इसलिए करते हैं बेटा? क्योंकि यहाँ पे एक आपका क्या है? यहाँ पे बेसिकली आपका एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन जो मौजूद है वो है आपका टेट्रासाइक्लिन। ठीक ना? हालांकि एम्पिसिलिन भी मौजूद है। अब हम यहां भी लगाते हैं कट, ठीक है ना? तो बेस यहां भी लगा सकते हैं, यहां भी लगा सकते हैं, दोनों पे। इधर नहीं मारेंगे क्योंकि यहाँ पे का कोई ऐसा सेलेक्टेबल मार्कर नहीं है। ठीक है ना? हम केवल लगाएंगे बाम H1 पे, या इधर लगा सकते हैं, लेकिन बेसिकली जो हम PBr322 में लगाते हैं वो लगाते हैं हम यहाँ पे। ठीक है ना? बाम H1 पे। अब देखो इससे क्या होगा? बाम H1 पे लगाने से क्या होगा? देखो, अगर हमने बाम H1 पे अगर हमने कट लगा दिया, और देखो यहाँ पे बना रहा हूं मैं, ठीक है, ये देखो, अगर मान ले जाए यहाँ पे टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन है और यहाँ पे एक साइड है बाम, ठीक है ना? ये बाम H1 साइड है। अगर इस साइड को मैंने हटा के, भाई बाम H1 को जब मैं लगाऊंगा, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम लगाऊंगा, तो यहाँ पे कट लगेगा तो ये बाम H1 हट जाएगा। अब यहाँ पे इस साइड पे मैंने क्या किया? यहाँ पे अपना डीएनए जोड़ दिया। ठीक है ना? इस साइड पे मैंने अपना डीएनए यहाँ पे जोड़ दिया, और जैसे मैं यहाँ पे अपना डीएनए जोड़ूंगा तो क्या होगा बताओ भाई? टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन अब ये रहेगा यहाँ पे टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक के लिए ये जो पर्टिकुलर प्लाज्मिड है जो पहले रेजिस्टेंस था, अब वहां पे रेजिस्टेंस नहीं होगा ये,
क्योंकि इसके पास जो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन था ना, वो मैंने क्या कर दिया, हटा दिया। कैसे हटा दिया, मैंने अपना यहाँ पे डीएनए जोड़ दिया। भाई देखो ना, ये आपका पहले क्या था, ये पूरा टेट्रासाइक्लिन एक क्या था, ये रेजिस्टेंस जीन था ये। अब मैंने इसको कट मार दिया, कट मार के मैंने यहाँ पे अपना एक दूसरा डीएनए मैंने यहाँ पे जोड़ दिया। अब बताओ ये टेट्रासाइक्लिन के रेजिस्टेंस रहेगा, नहीं रहेगा, क्योंकि डीएनए का सीक्वेंस बदल गया। यहां भी यही पॉइंट हो गया। हमने क्या किया, हमने BAMH1 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का यूज किया और यहाँ पे इस टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन पे कट लगा दिया। कट लगाने के बाद क्या हुआ कि अब ये जो पर्टिकुलर प्लाज्मिड है, जब मैंने सब अपना फॉरेन डीएनए जोड़ दिया, ये टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस एंटीबायोटिक के लिए रेजिस्टेंस नहीं होगा। ये नहीं होगा तो क्या होगा, ये टेट्रासाइक्लिन जब हम इसको एंटीबायोटिक में डालेंगे तो ये मर जाएगा। अरे बात समझ। अब क्या होगा, देखो अब मैं क्या करूंगा कि जैसे ही मैंने इसमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए लगाया, ठीक है ना, अपना डीएनए इस पे जोड़ दिया, अब ये टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन इसके बाद नहीं रहा। अब क्या कहूंगा, अब जब मैं इसको पता लगाऊंगा ना, मैं इसको जब मैं ऐसी कल्चर प्लेट में इसको रखूंगा, ऐसी कल्चर प्लेट में इसको रखूंगा जहां पे टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक रखा होगा, तो ये पर्टिकुलर जो आपका प्लाज्मिड है, ये क्या हो जाएगा, इसकी डेथ हो जाएगी। इसका मतलब जब मैं एक पे करूंगा तो इसका मतलब सब पे जुड़ चुके हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब मैंने रिकॉम्बिनेंट कर दिया है। मेरा जो मकसद था, जो प्लाज्मिड को मैंने रिकॉम्बिनेंट करना था, वो हो चुका है, तभी तो मरा। अगर मैं पहले रखता इसको नॉर्मल, अगर मैं इस प्लाज्मिड को रखूं ना नॉर्मल इसमें टेट्रासाइक्लिन में, तो ये जिंदा रहेगा, क्योंकि इसका तो ये जीन है ना। अगर मैं एम्पिसिलिन वाले इसको एंटीबायोटिक में रखूंगा तो ये जिंदा रहेगा, क्योंकि इसका एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन है। लेकिन जब मैंने इस पे अपना क्या जोड़ दिया, यहाँ पे जब मैंने अपना डीएनए इस पे जोड़ दिया, तो ये अब ये इसके लिए क्या होगा, रेजिस्टेंस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि मैंने इसको क्या कर दिया, कट लगा दिया। हाँ, अभी भी ये एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस के लिए क्या रहेगा, ये रेजिस्टेंस रहेगा। जो एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक है उसके लिए रेजिस्टेंस रहेगा, क्योंकि हमने अभी वहां कोई छेड़छाड़ नहीं करी है। हमने कहा कि छेड़छाड़ यहाँ। तो ये क्या है, ये सिलेक्टेबल मार्कर है। भाई आपको पता लग गया ना कि सिलेक्टेबल, आपको पता लग गया कि भाई नॉन ट्रांसफॉर्म और जो ट्रांसफॉर्म है, मुझे पता लग जाएगा इसमें। आरी बात समझ में, ठीक है। तो इसको एक पर्टिकुलर एक शब्द भी बोलते हैं, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, ठीक है ना। एक शब्द है इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। देखो पहले ये एक्टिवेट था ना, रेजिस्टेंस जीन था, इसके बाद एक्टिव था ये। लेकिन इंसर्शनल, मैंने जब इंसल्ट किया, क्या इंसल्ट किया मैंने अपना डीएनए इंसल्ट किया, और अपना डीएनए डालने के बाद ये क्या हो चुका है, इनएक्टिवेट हो चुका है। इसी को हम इंसर्शनल इनएक्टिवेशन बोलते हैं। कई बार एग्जाम आता है कि व्हाट इज द इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। इंसर्शनल इनएक्टिवेशन वो है जब हम किसी प्लाज्मिड में जब अपना डीएनए डालते हैं और डीएनए जोड़ने के बाद वह प्लाज्मिड जब किसी रेजिस्टेंस जीन के लिए क्या होगा, अब रेजिस्टेंस नहीं होगा, एंड जब उसके बाद रेजिस्टेंस जीन हट जाएगा, दैट इज नॉन एज द इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। आज बात समझ में, ठीक है। अब क्या होता है, ये तो हमारा पुराना तरीका है, ठीक है ना। पुराना तरीका क्या है, मतलब कि इसमें हमको क्या करना पड़ा है, हमको इसको चेक करना पड़ा पहले, ठीक है ना। चेक क्या करना पड़ा, हमको देखना पड़ा भाई कि पहले हम इसमें हमने जोड़ने के बाद हम इसको टेट्रासाइक्लिन में डालेंगे, देन एम्पिसिलिन में डालेंगे, ठीक है। तो हमको बड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस भी लग रही है ना। फिर हम देखेंगे भाई इसमें टेट्रासाइक्लिन के लिए हो रेजिस्टेंस आ रहा है नहीं आ रहा है, तब जाके हमको फर्दर पता लग रहा है कि भाई आपका जो प्लाज्मिड है वो रिकॉम्बिनेंट हो चुका है। लेकिन आजकल जो अल्टरनेटिव जो आपके पास क्या है, सिलेक्टेबल मार्कर्स हैं, उसमें हम देखकर पता लगाते हैं कि यस ये चेंज, देखकर पता लगा देंगे भाई ये रिकॉम्बिनेंट हो चुका है, ये रिकॉम्बिनेंट नहीं हो चुका है, ठीक है। तो बेसिकली इसका फंडा क्या है, इसका फंडा ये यहाँ पे कलर चेंज होता है, ठीक है ना। अगर मीडियम का कलर चेंज होगा, अगर कलर चेंज क्या होगा तो इसका मतलब है कि नॉर्मल क्या है, आपका प्लाज्मिड है, ठीक है। और अगर कलर चेंज नहीं हो रहा है, कलर चेंज अगर नहीं होगा, इसका मतलब है रिकॉम्बिनेंट है। इसका मतलब क्या है, रिकॉम्बिनेंट है, यानी कि हमारा मकसद कंप्लीट हो चुका है। अगर कलर चेंज नहीं होगा तो, कलर चेंज नहीं होगा ना, इनएक्टिवेट। देखो अगर कलर चेंज हो रहा है इसका मतलब एक्टिवेट है। हम क्या बोल रहे हैं इसको, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, यानी कि जब हम कोई जीन जोड़ेंगे तो कलर चेंज नहीं होगा, तब पहले हो रहा था अब बाद में नहीं होगा, दैट इज नॉन एज द, हमने क्या कर दिया है, हमने इसको रिकॉम्बिनेंट कर दिया है, ठीक है। कलर चेंज, अब ये कलर चेंज कैसे करके होगा, क्यों होगा, तो देखिए क्या होते हैं, कुछ क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट होते हैं, ठीक ना, क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट होते हैं, क्रोमोजेनिक
सबस्ट्रेट होते हैं। देखो ये क्रोमोजेनिक सब्सटेंस ऐसे मटेरियल होते हैं, ठीक है, ध्यान से सुनो, क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट ऐसे मटेरियल होते हैं जब कोई जब इस मटेरियल पे कोई एंजाइम वर्क करेगा। क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट ऐसे मटेरियल होते हैं जब इस पे कोई एंजाइम काम करेगा, तो एंजाइम काम करने के बाद ये क्या करेंगे बेटा, कलर देते हैं। क्या करते हैं, ये कलर देते हैं। ठीक है, फिर समझो, क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट एक ऐसे मटेरियल होते हैं जब हम इस पे कोई एंजाइम वर्क करेंगे या कोई भी एंजाइम वर्क करेंगे तो ये क्या देगा, कलर देगा। ठीक है ना। अब देखो होता क्या है कि नॉर्मल प्लाज्मिड जो होता है आपका, ठीक है ना, हमने मैंने कि ऐसा प्लाज्मिड जिसपे क्या होगा, यहां पे एक जीन होता है जिसका नाम क्या है, लेक जेड जीन। ठीक है ना। अब ये लेक जेड जीन बेसिकली क्या करेगा, ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम को क्या करेगा, निकालेगा, बीटा गैलेक्ट, ठीक है ना, बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम को क्या निकालेगा, ये सीक्रेट कर रहा है। और जब ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम को सीक्रेट करेगा तो किसी क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट की मटेरियल में ये क्या करेगा, कलर चेंज करेगा। ठीक है ना। जब हम किसी मीडियम में इसको डालेंगे, किसी क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट मीडियम में, तो कलर चेंज हो जाएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैंने किसी क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट मीडियम में इसको डाल दिया तो इसमें क्या होगा, कलर चेंज आ जाएगा, ये ब्लू कलर का हो जाएगा। क्यों होगा ब्लू कलर का, क्योंकि इसमें बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम सीक्रेट हो रहा है। ठीक है ना, यहां पे क्योंकि इस बार लेक जेड जीन है। अब मैंने क्या किया, मैंने इस लेक जेड जीन पे क्या लगा दिया, अपना फॉरेन डीएनए लगा दिया, यानी अपना डिजायरेबल जीन मैंने इसको जोड़ दिया। अब मुझे बताओ कि जब मैं इस लेक जेड जीन पे अपना डिजायरेबल जीन लगाऊंगा तो अब ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम निकालेगा, नो नेवर। क्यों, क्योंकि मैंने इसके डीएनए में छेड़छाड़ कर दी। ठीक है ना। और जैसे ही मैं इसके डीएनए में छेड़छाड़ करूंगा तो क्या होगा, अब मैं जब किसी क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट में इसको रखूंगा तो ये कलर देगा, नो, ये कलर नहीं देगा। तो जब कलर नहीं देगा इसका मतलब ये रिकॉम्बिनेंट हो चुका है। ये रिकॉम्बिनेंट हो चुका है। अरे बस ये क्या हो चुका है, रिकॉम्बिनेंट हो चुका है। कौन, ये, जब इसने कलर नहीं दिया। ठीक है ना। तो आजकल हम साइंटिस्ट जो लोग हैं वो इस प्रकार का मेथड यूज करते हैं। वो क्या करते हैं बेटा कि कलर को देखकर पता लगा रहे हैं कि ये ट्रांसफॉर्म हो चुका है, ट्रांसफॉर्म नहीं हो चुका है। ठीक है ना। तो आगे समझ में कॉन्सेप्ट। ओके, अब हम बात करते हैं कि प्लांट और जो एनिमल्स होते हैं उसमें कौन कौन से अदर जो आपके क्या होते हैं, जो वेक्टर हम यूज कर सकते हैं। ठीक है ना। तो नॉर्मल वेक्टर हमने क्या यूज किया, हम प्लाज्मिड को यूज कर रहे हैं। ठीक है, नॉर्मल हम क्या यूज कर रहे हैं, आपका प्लाज्मिड को यूज कर रहे हैं। और हमने पूरा प्लाज्मिड जो पढ़ा है वो PBr 322 के बारे में पढ़ा, बड़ा इंपॉर्टेंट एंजाइम है बेटा, इसका फिगर पूरा याद कर देना। ठीक है ना। ओके, अब हम इसकी बात करेंगे किसकी, कि जो वेक्टर्स हैं फॉर क्लोनिंग जीन इन प्लांट एंड एनिमल, की जो प्लांट और एनिमल में हम कौन कौन से वेक्टर को यूज करते हैं। तो बेसिकली हम प्लांट की बात करेंगे यहाँ पर। ठीक है ना। देखो प्लांट में एक बैक्टीरिया है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसेंस। ठीक ना, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसेंस, इसका एक प्लाज्मिड है TI प्लाज्मिड, ध्यान से सुनो। ठीक है ना, ठीक ना, एक बैक्टीरिया है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस। इस एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस का एक प्लाज्मिड है जिसका नाम क्या है आपका, TI प्लाज्मिड है। इस TI प्लाज्मिड का फुल फॉर्म होता है ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड, यानी कि ये ऐसा बैक्टीरिया होता है जो किसी प्लांट में कैंसर पैदा करेगा। ठीक है ना। अब ये TI प्लाज्मिड एक नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर वाला क्या है, ये आपका प्लाज्मिड है। ये क्या करता है बेसिकली, ये जब प्लाज्मिड जाएगा और जाने के बाद ये प्लांट सेल के मेन जीनोम से ऐड हो जाएगा, जुड़ जाएगा। अरे बात समझ, जैसे मान लीजिए प्लाज्मिड है, ठीक है, अब ये प्लाज्मिड गया, ये आपका DNA है किसका, प्लांट सेल का DNA, ये प्लाज्मिड इसके साथ जुड़ गया। ठीक ना, ये जुड़ जाएगा इसके साथ। अब जब जुड़ेगा तो क्या होगा, ये क्या करेगा, इसकी कॉपी तैयार करेगा, है ना, कॉपी तैयार करेगा लगातार। कॉपी तैयार करेगा तो क्या होगा, कैंसर पैदा हो जाएगा इसको। ठीक है ना। तो हमने क्या किया, हमने सोचा कि यार कि ये जो TI प्लाज्मिड है ये क्या कर रहा है, प्लांट सेल के जीनोम के साथ जुड़ रहा है।
हम क्यों ऐसा ना करते हैं कि इस टीआई प्लाज्मिड में जो ट्यूमर इंड्यूसिंग जो आपका जीन है उसको हटा दें, ठीक है, इस ट्यूमर इंड्यूसिंग जीन को हमने हटा दिया और इसको हटाने के बाद हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, अपना डीएनए लगा दिया जो हम चाहते हैं। हमने इस ट्यूमर इंड्यूसिंग डीएनए को हटा दिया, वहां से ऐसा जीन लगा दिया उस पर, जैसे मान लीजिए कोई केमिकल निकाल दिया हमने, कोई केमिकल सीक्रेट करवा रहे हैं हम प्लांट सेल से, या कुछ करवा रहे हैं, कुछ एंटीबायोटिक उसके अंदर डाल रहे हैं, ठीक है। जब डालेंगे तो क्या होगा, टीआई प्लाज्मिड का काम क्या है, टीआई प्लाज्मिड का काम यही रहेगा कि वो मेन प्लांट जीनोम से क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो जैसे ही टीआई प्लाज्मिड जाएगा वो प्लांट सेल के मेन जीनोम से जुड़ जाएगा, हमारा काम बन गया। हम ये तो चाह रहे थे, अपना डिजायरेबल जीन हम कहाँ डाल दें, हम प्लांट सेल के साथ डाल दें। अब प्लांट सेल क्या करेगा, लगातार उस केमिकल को सीक्रेट करेगा जो हमने डाला था वहां। मत समझ में। तो ये जो तरीका है ये हम कहाँ यूज करते हैं, हम लोग प्लांट में यूज करते हैं। कई बार एग्जाम में आता है कि प्लांट में कौन सा प्लाज्मिड यूज किया जाता है वेक्टर के लिए, तो टीआई प्लाज्मिड यूज किया जाता है। प्लांट में कौन सा बैक्टीरिया यूज किया जाता है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसिएंस का टीआई प्लाज्मिड यूज किया जाता है, ठीक है ना। और जो एनिमल सेल होती है, एनिमल में हम लोग रेट्रोवायरस का यूज करते हैं, ठीक है ना, इसका यूज करते हैं रेट्रोवायरस, ठीक है। रेट्रोवायरस में सेम ऐसे करते हैं बेटा जैसे हमारा जो इसमें आपका टीआई प्लाज्मिड कर रहा है, इसकी जो रेट्रोवायरस भी होता है ये सेम ऐसे करते हैं। जैसे आपका एचआईवी है ना, एचआईवी एक रेट्रोवायरस है, ठीक है ना। तो ये क्या करता है, ये आपके इसका जो वायरस होता है उसका डीएनए हमारे मेन डीएनए से क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। हालांकि उसमें आरएनए होता है लेकिन उसमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम होता है जो उसको डीएनए में कन्वर्ट करके, अब वो जो आरएनए था वो डीएनए में कन्वर्ट हो गया उसका, अब वो डीएनए हमारे डीएनए से क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो जुड़ रहा है ना, हमारे डीएनए से जुड़ रहा है, इसका मतलब कोई फॉरेन डीएनए जुड़ रहा है हमारे डीएनए के साथ, ठीक है। तो रेट्रोवायरस का यूज बेसिकली एनिमल में क्या आता है, और प्लांट सेल में हम एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसिएंस का यूज करते हैं, टीआई प्लाज्मिड का यूज करते हैं। बेसिकली जो प्लांट सेल के मेन जीनोम के साथ क्या हो जाएगा, वो ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, ठीक है। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, आज हमने पढ़ा सिलेक्टेबल मार्कर के बारे में। सिलेक्टेबल मार्कर एम्पिसिलिन जो रेजिस्टेंस जीन और टेट्रासाइक्लिन, बेसिकली हम किसका यूज कर रहे हैं, टेट्रासाइक्लिन का। और बाम H1 साइट को हम क्या करते हैं, एक एज ए रेस्ट्रिक्शन साइट क्या करते हैं, यूज करते हैं प्लाज्मिड PBr 322 प्लाज्मिड में, ठीक ना। फिर हमने बात किया क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट के रूप में कि भाई आजकल हम लोग देख के पता लगाते हैं कि भाई ब्लू कलर हो गया तो नॉर्मल है, ब्लू कलर नहीं हुआ तो चेंज हो गया, ठीक है। कैसे करके हुआ वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। नेक्स्ट हमने इसमें क्या पढ़ा, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसिएंस के बारे में। अब कल जो हमारा लेक्चर रहेगा वो लास्ट लेक्चर रहेगा इसमें आपका ये बायोटेक्नोलॉजी में, कि लास्ट बना देंगे कल इसको, नहीं तो एक लेक्चर और लेंगे जिसमें हम पूरा डीएनए रिकॉम्बिनेंट जो है उसको पूरी प्रोसेस समझेंगे, ठीक है। हम कल देखेंगे कि किस प्रकार से होस्ट सेल को एक प्रकार से अच्छा बनाया जाता है कि हम प्लांट वेक्टर को क्या कर लें, वो अंदर डाल दें। जैसे मान लीजिए ये आपका प्लाज्मिड है, ठीक है। अब प्लाज्मिड है तो इसमें हमने ये रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है ना। रिकॉम्बिनेंट डीएनए मतलब इसमें हमने अपना फॉरेन डीएनए जोड़ दिया। अब इसको प्लांट सेल के अंदर डालेंगे, तो प्लांट सेल के अंदर किस प्रकार से डालेंगे, ठीक है। प्लांट सेल के अंदर हम इसको कैसे मतलब अच्छा बनाए कि हम इसके अंदर आसानी से हम वेक्टर क्या कर लें, इंसर्ट कर लें। तो कल हम इसके बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे, ओके। तो मिलते हैं कल के लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।